डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आज जो हम अपने जो हमारा ईवीएस का है, ईवीएस का यूनिट 3 पढ़ेंगे आज। और ईवीएस के यूनिट 3 के में देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। उसके सिलेबस को देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें दिए गए हैं। इसका जो पहला टॉपिक से दिया गया है पॉल्यूशन और उसके इफेक्ट दिए गए हैं। पॉल्यूशन क्या होता है, आप लोग तो जानते होंगे पॉल्यूशन क्या होता है और उसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, पब्लिक हेल्थ में उसका क्या दिक्कत हो सकती है उससे। और पॉल्यूशन में क्या क्या पॉल्यूशन, जैसे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब जो हमारा टॉपिक्स है इस यूनिट 3 में हम ईवीएस के पढ़ेंगे आज। तो सब चलो तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं पॉल्यूशन से। तो पॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली एक पॉल्यूशन जिस प्रकार से आप कह सकते हैं, तो एक प्रकार से एक इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि अगर आप कहीं स्मोक उड़ रहा है तो जाके एयर पॉल्यूशन कर रहा है, कहीं गंदा पानी कहीं जा रहा है तो वाटर पॉल्यूशन हो गया है, मिट्टी का पॉल्यूशन हो गया जिसमें कुछ जैसे पॉलीथीन वगैरह मिट्टी में मिल जाते तो मिट्टी में सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है। तो यही सब है कि पॉल्यूशन एक ऐसी मतलब इंटिटी है कि जिससे क्या हो सकता है कि कोई जिस पे भी लागू हो जाता है उसका क्या हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस और वो खराब हो जाती है। पॉल्यूशन को इससे हम डिफाइन कर सकते हैं। इसका नाम है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रदूषण। प्रदूषण मतलब कि प्रदूषण दूषित कर देता है, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रदूषण। तो ये होता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को इसके जिसमें डेफिनेशन दिया गया है उसको देख लेते हैं क्या दिया गया है। पॉल्यूशन रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस आर कंटेमिनेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन वही होता है कि जो हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल चीज़ें क्या होती हैं कि एनवायरनमेंट में मिल जाती हैं, रिजल्टिंग इन एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट। जो क्या करती है कि इकोसिस्टम को, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सबको क्या करती है, ये डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकती है, उन पे अफेक्ट डाल सकती है। और जो इफेक्ट होगा ये पॉजिटिव वे में नहीं बल्कि निगेटिव वे में होगा, डिफेक्ट कर सकते हैं। It is the presence or occurrence of pollutants in the environmental beyond natural levels which leads to degradation, disruption or imbalance of ecological system। ये सब तो हमने बात करा कि ये पॉल्यूशन है जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है, जो हमारा इकोसिस्टम है बैलेंस, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, डिग्रेडेबल हो जाता है, किसी की परफॉर्मेंस काफ़ी कम हो। जैसे वाटर की बात करें कि वाटर पॉल्यूटेंट हो जाता है, पॉल्यूशन उसमें हो जाता है वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर को हम पीने के काम में नहीं ला सकते और भी कुछ काम में नहीं ला सकते उसको, क्योंकि उसके जो मिनरल्स हैं वो पॉल्यूशन की वजह से खत्म हो जाते हैं। और क्या करता है डिसरप्शन, ये डिसरप्शन का मतलब कि नुकसान करने के काम आते हैं सब, मतलब काम नुकसान हो जाते हैं। दी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल विच हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लाइफ एंड बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड पॉल्यूशन। जो अनवांटेड चीज़ें जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, जो जिसकी हमें कोई नीड नहीं है, ऐसे कोई नीड नहीं जो हमें हमारे लिए हार्मफुल है, ऐसी जो भी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में हैपन हो रही हैं वो सब क्या होते हैं, पॉल्यूशन के काजेज है, वो सब पॉल्यूशंस होते हैं। पॉल्यूटेंट देखेंगे, पॉल्यूटेंट वो होता है कि जिसकी वजह से बाय विच, मतलब जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है उसे क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट करते हैं। जैसे पॉल्यूटेंट पॉलीथीन हो गया, ये सब क्या हो गए, पॉल्यूटेंट हो गए, स्मोक है, ये सब क्या हो गए, पॉल्यूटेंट हो गए। A pollutant is a substance or agent that is introduced into the environment and cause pollution। एक पॉल्यूटेंट क्या होता है कि ये इंट्रोड्यूस करता है किसमें, एनवायरनमेंट में, और जिसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन हो जाता है। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फ्रॉम फॉर्म दैट हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन हेल्थ। ये क्या कर सकता है कि लिक्विड में, सॉलिड में और गैस, इन सब किसी में भी हो सकता है। पॉल्यूटेंट्स कैन कम फ्रॉम नेचुरल सोर्स और रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। ये नेचुरल सोर्स से आता है और ह्यूमन एक्टिविटी को क्या कर सकता है, डिफेक्ट कर सकता है। अब जो हम देखेंगे अपना पॉल्यूटेंट का, देखेंगे कि इसके जो टाइप्स क्या है, पॉल्यूटेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। एक पार्टिकुलेट मैटर, सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स सब्सटेंडेड इन द एयर सच एज डस्ट, सोट, स्मोक एंड एरोसॉल। जो भी पार्टिकुलर मैटर है, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि स्मोक हो गया, डस्ट, ये सब जो हवा में मिल जाती है, सब क्या एयर पॉल्यूशन का काम करती हैं। गैसी पॉल्यूटेंट्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, ये सब क्या है, गैसी पॉल्यूशन है, जो गैसेस के रूप में होते हैं, एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। और पेस्टिसाइड्स एंड हेर्बिसाइड्स, केमिकल यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू कंट्रोल पेट्स, इंसेक्ट्स एंड वीड्स। ये क्या होती है कि जो एग्रीकल्चर, बाय द वे ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के जरिए होती है जो पॉल्यूशन, वो सब क्या होती है, इसमें पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स होती हैं।
जो भी हमारी केमिकल्स यूज होते हैं एग्रीकल्चर्स में। रेडियोएक्टिविटी सब्सटेंस जैसे यूरेनियम, रेडियम, कैल्शियम एंड प्लूटोनियम, इन सब की वजह से भी कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं। इसके क्लासिफिकेशन क्या आते हैं पॉल्यूशन के, इस सब पॉल्यूशन को हम देखेंगे। बेस्ड ऑन सोर्स के बेस पे देखेंगे, बेस्ड ऑन परसिस्टेंस के बेस पे देखेंगे, और उसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है हमारे सोसाइटी पे उसके बेस पे देखेंगे, और इन्वायरमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बेसिस पे देखेंगे। इन सब चारों बेस पे उसको डिवाइड किया गया है, और इन सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन सोर्स, सबसे पहले हम सोर्स के बेस पे डिसाइड कर लेते हैं कि पॉल्यूशंस क्या होते हैं। पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन दैट ऑर्गेनाइज फ्रॉम द सिंगल आइडेंटिफिकल सोर्स। एग्जाम्पल फैक्ट्री, स्मोकर्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ऑयल रिफाइनर्स। जैसे क्या हो गया, इंडस्ट्री से धुआं वगैरह निकल रहा है, स्मोक्स निकल रहा है, ऑयल रिफाइनरी में जो भी अपशिष्ट चीज़ें निकल रही हैं वो सब क्या करते हैं, बेस्ड ऑन सोर्स के बेसिस पे वो मिल रही हैं, कि मतलब कहीं से कहीं एक जगह से निकाल के दूसरी पे तो पहुंच रही हैं। ये सब कौन से है कि इस सोर्स के बेस पे हम इसको पॉल्यूशन कह सकते हैं। और नॉन पॉइंट सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, नॉन पॉइंट में पॉल्यूशन दैट कम्स फ्रॉम मल्टीपल डिफ्यूज सोर्सेज, जो मल्टीपल डिफ्यूज सिस्टम से आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, अर्बन, एयर पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल, और अलग अलग, क्योंकि एयर पॉल्यूशन जो होता है व्हीकल से और बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, और ये किस में आता है, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशंस में आते हैं। अब बेस्ड ऑन परसिस्टेंस के बेस पे हम देखेंगे कि पॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन दैट कैन बी ब्रोकन डाउन एंड डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मतलब बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, ये सब क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को डिग्रेड कर देते हैं, और जिसकी जो क्या करते हैं, काजेज पॉल्यूशन होता है। जैसे कोई भी अगर जानवर मर गया तो काफ़ी कुछ समय बाद स्मेल करने लगता है, स्मेल बहुत आने लगती है। सो किसके, जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं उनकी वजह से, जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं इनकी वजह से, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब की वजह से स्मेल करने लगता है, जिसका काजेज क्या होता है कि एयर पॉल्यूशन हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या आता है, इसको देखेंगे। Pollution that persists in the environment for an extended period and cannot be easily broken down by the natural process। वो क्या कहते हैं, that persists in the environmental, एक इन्वायरमेंट में हो जाता है और नेचुरल प्रोसेस से जल्दी ये सही नहीं हो सकता है। प्लास्टिक एंड हैवी मेटल्स आर एग्जाम्पल। जो प्लास्टिक हो गए, हैवी मेटल्स, जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या सकते हैं, पॉल्यूटेंट कर सकते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशंस में आती हैं। जो भी चीज़ें रिसाइकलिंग नहीं करी जा सकती हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन को रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर हम खेत में डाल देते हैं वो कभी नष्ट नहीं हो सकती है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे कि इसमें ये परसिस्टेंस के बेस पे पॉल्यूशन करते हैं। बेस्ड ऑन इम्पैक्ट के बेस पे देखेंगे कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे, इन्वायरमेंट पे क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि पॉल्यूशंस क्या होते हैं। प्राइमरी पॉल्यूशंस देखेंगे क्या होता है। प्राइमरी पॉल्यूशंस रेफर टू द डायरेक्ट रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट इन ए harmful or toxic form. These pollutants are emitted directly from the identified source. Example of primary pollutants: carbon monoxide from car, sulfur dioxide from factories. जो कार से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं और जो फैक्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, सब क्या होते हैं, कॉजेज ऑफ पॉल्यूशंस होते हैं। ये सब जो पॉल्यूशंस होते हैं, इम्पैक्ट बेसिस ऑन इम्पैक्ट, ये सब प्राइमरी सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है। ये क्या है, प्राइमरी सोर्स है, जो एक वे में पॉल्यूशन करने का काम करते हैं। सेकेंडरी सोर्स क्या होगा, सेकेंडरी पॉल्यूशन। Secondary pollution refer to the information of pollutants through chemical reaction in the atmosphere involving primary pollutants and other atmospheric components, जैसे ओजोन formed through the reaction of nitrogen oxide and volatile organic compound in the presence of sunlight। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो कार वगैरह, ये फैक्ट्री से धुएं निकलता है, इससे हो जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी पॉल्यूशन से वो क्या होता है कि जैसे कोई दो ऑक्सीजन रिएक्शन करती है, रिएक्शन करने के बाद जो उसमें अलग बनता है, तीसरा प्रोडक्ट बनेगा उसका, एक तो होगा यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, उन सब उसकी वजह से जो पॉल्यूशन होगा वो क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूशन में आते हैं। जैसे किसका ओजोन का फॉर्मेशन होता है, ये सब चीज़ें जो किस में आती हैं, सेकेंडरी पॉल्यूशन में आती हैं। जो क्या करती है कि एक लेयर सी बना लेती है हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर, जिससे बारिश होने की वजह से वो बारिश के पानी से रिएक्शन करके ज़मीन पे आते हैं, जिसकी वजह से एसिड रन होती है, और जिसकी वजह से कारी दिक्कतें होती है, पेड़ पौधों को नुकसान होता है, बिल्डिंग्स को, घरों को नुकसान होता है, और लोगों के शरीर पे पड़ती है तो उनके स्किन को भी काफ़ी नुकसान होता है इससे। और जो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन देखेंगे, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो होता है पॉल्यूशन, उसको देखेंगे। जैसे एयर पॉल्यूशन देखेंगे। एयर पॉल्यूशन तो हमने बताया कि धूल के हो गया, धूल जैसे डस्ट की वजह से हो गया, स्मोक की वजह से हो गया, ये सब किस में आते हैं, डस्ट पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है कि जैसे हम वेस्टेज वाटर कर देते हैं, जैसे गंदा वाटर
पानी को बहा देते हैं और पानी में कोई गंदगी कर देते हैं, कुछ भी गंदा डाल देते हैं, तो जो वाटर का पॉल्यूशन हो गया वो इन्वायरमेंट को नुकसान कर सकता है। सॉइल पॉल्यूशन मिट्टी में जैसे प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह ये सब क्या होते हैं सॉइल पॉल्यूशन का कारण बनती है। और नॉइज पॉल्यूशन जैसे बड़े बड़े लाउड स्पीकर वगैरह डीजे वगैरह जो चलते हैं ये सब एक नॉइज पॉल्यूशन के काजेज हैं। ये सब जो हमारी इन्वायरमेंट में सब चीज़ें एयर वाटर सॉइल ये सब क्या है कि इसको नुकसान करने का काम करते हैं सब। और जो नॉइज पॉल्यूशन है कि एक ऐसा पॉल्यूशन है कि एक इसको तो कम करना मुश्किल है कि मतलब ये हमेशा कहीं डीजे बज रहा है, कहीं स्पीकर क्या है, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लग जाते हैं, सब नॉइज पॉल्यूशन हो जाते हैं। कार बढ़ी जा रहे हैं, जेट जा रहे हैं, ये सब नॉइज पॉल्यूशन के रीजन है। लाइट पॉल्यूशन क्या हो गया इसमें, एक्सेसिव आर मिसडायरेक्ट आर्टिफिशियल लाइटिंग दैट काजेस अनवांटेड इल्यूमिनेशन। जैसे हम भी आर्टिफिशियल जो लाइट होती है उसकी वजह से क्या होती है कि अनवांटेड इल्यूमिनेशन होता है लाइट में, जिसकी वजह से वो लाइट पॉल्यूशन का काम करती है। और थर्मल पॉल्यूशन क्या करता है, जिसकी वजह से हीटिंग होती है, वार्म हो जाती है। और रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन जिसके यूरेनियम हो गया, लेड हो गया, इन सब की वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो किस में आता है, रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन में आते हैं। पॉल्यूशन के काजेस देखेंगे कि पॉल्यूशन के काजेस क्या क्या होते हैं। पॉल्यूशन इज प्राइमरीली काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। पॉल्यूशन के सबसे पहले प्राइमरी जो काज है वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज है कि ह्यूमन एक्टिविटी जो भी होती है ये सबसे पहला काजेज है किसका, पॉल्यूशन का। अल्दो नेचुरल इवेंट्स कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू सर्टेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, सम ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। जैसे इंडस्ट्रियल, ये तो बाय ह्यूमन होता है, इंडस्ट्री से क्या निकलता है, स्मोक धुआं निकलता है जो एयर पॉल्यूशन का काम करता है, उसमें से गंदा पानी निकलता है, काफ़ी खराब पानी निकलता है, उसको वो भी एक काजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन होता है। और उसमें से जो निकलते मगर जाता है कहीं खेतों में, कहीं शहरों में, कहीं ज़मीन पे जाता है, समतल में जाता है, प्लेन में, तो क्या होता है जिसकी वजह से वहाँ के जो मिट्टी के मिनरल्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाता है, जिसकी वजह से वो मिट्टी खराब हो जाती है। तो सॉइल पॉल्यूशन का भी काम होता है। और जो इंडस्ट्री से आवाज़ होती है जिसमें काम होते हैं उसकी वजह से एक नॉइज पॉल्यूशन भी हो सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन से भी एयर पॉल्यूशन होते हैं, जिसमें उसमें धुआं निकलता है, चलता है तो आवाज़ निकलती है, नॉइज पॉल्यूशन हो गया। ये सब किसमें, ट्रांसपोर्टेशन पॉल्यूशन में होते हैं। एग्रीकल्चर पॉल्यूशन में क्या होता है कि जो हम केमिकल वगैरह मिलाते हैं वो सब केमिकल वगैरह जो खेतों में मिलाते हैं कि क्रॉप को अच्छी बनाने के लिए, वो सब हमारे एग्रीकल्चर में हो सकती है। पॉलीथीन भी एग्रीकल्चर का हो सकता है, क्योंकि अगर सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है तो एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं से नुकसान होने वाला है। अगर कोई अनवांटेड चीज़ें जो अननेसेसरी थिंग्स है जो अगर मिट्टी में मिल जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी की जो गुणवत्ता है, मिनरल्स है, उसके खराब हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक एग्रीकल्चर में क्या करता है, हार्मफुल हो सकता है। ये सब जो हमारे जैसे क्या हो सकता है, फर्टिलाइज रिलीजिंग अमोनिया इन सब की वजह से क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी है वो डर्टी हो जाती है, नुकसान हार्मफुल हो जाती है, जिसकी वजह से अच्छी पैदावार नहीं कर सकती है। नेचुरल कॉसेस में देख लेते हैं क्या होता है। वोल्केनिक इरप्शन रिलीजिंग सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलर मैटर। सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर कुछ चीज़ें होती हैं, इन सब नेचुरल कॉसेस में आते हैं। फॉरेस्ट फायर प्रोड्यूसिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे फॉरेस्ट में जंगलों में आग लग जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि अमेजन के जंगलों में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, सब जगहों में जंगलों में आग लग जाती है। उस जंगलों में जो आग लगती है तो इंसान लगाते नहीं, वो नेचुरल से होता है और नेचुरल प्रोसेस हो जाता है। लेकिन उसकी वजह से जो स्मोक निकलते हैं वो क्या होती है, नेचुरल प्रोसेस की वजह से वो पॉल्यूशन का काम करती है और जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन। पॉपुलेशन जो होता है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से जो हमारे रिसोर्सेज तो हमारे सीमित हैं, लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी हो रही है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे तो अगर गर्मी का मौसम है तो उसमें क्या कि गर्मी के टाइम में पानी की काफ़ी कमी हो जाती है, कई बड़े बड़े शहर हो जाते हैं, जल संकट से जूझते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं रिसोर्सेज में कमी हो जाती है। एक कहीं जो पॉपुलेशन ग्रोथ है कहीं ना कहीं इसका एक भी रीज़न है। अर्बनाइजेशन, अगर हम शहरीकरण कर रहे हैं, लोगों का शहरीकरण कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पे हम पेड़ पौधों को काट दे रहे हैं, तो जब हम पेड़ पौधों को काट देते हैं तो उससे जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो हमें नहीं मिलती, तो जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है और ग्लोबल वार्मिंग जैसे कासेस बड़े बड़े हो सकते हैं। अब फाजल फूल कंबसन, जो फूल का कंबसन होता है उसमें से जो धुआं निकलता है, ये सब चीज़ें भी पॉल्यूशन का काम होते हैं। कंस्ट्रक्शन, अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें धूल मिट्टी कण वगैरह उड़ते हैं, इस सब भी एक काज पॉल्यूशन के काजेस होते हैं। डिफॉरेस्टेशन, वही जो अगर पेड़ पौधों को हम कटाई कर रहे हैं, पेड़ पौधों को, जंगलों को हटा रहे हैं, वहाँ पे कुछ और आर्टिफिशियल तरीके से कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, पार्क्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बना रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। वैसे रहने को तो हम रह लेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ें हटती जाएंगी, पेड़ पौधे कम होते जाएंगे, तो जो ऑक्सीजन का जो लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर में 21% है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा,
जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। तो ये जो लेकिन अब देखेंगे कि पॉल्यूशन की वजह से जो पब्लिक हेल्थ है उस पर क्या क्या असर पड़ता है, पब्लिक लोगों के हेल्थ पे उससे क्या असर पड़ सकता है। जैसे अगर हम बात करें कि पहले जो एक इंसान था उसकी जो एवरेज एज थी वो 120 ईयर थी, लेकिन वो अब कम हो गई, कितनी हो गई है, 60 ईयर्स हो गई है। तो कहीं ना कहीं हमें लगभग आधी गिरावट देखने को मिली, हाफ गिरावट देखने को मिली है कि पहले के कंपेयर में अब कितनी एज कम हो गई है। इसका कारण क्या हो सकता है, जैसे कि हम कितनी चीज़ें वगैरह जो हम क्या करते हैं, कंपोज करते हैं, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है। जैसे अगर बात करें हम पानी की बात करें, एयर की बात करें, कि जहाँ पे जैसे कहीं पे फैक्ट्री इंडस्ट्रीज है वहाँ पे धुआं निकलता है, तो उसके आसपास रहने वाले लोग काफ़ी दिक्कत से जूझ रहे होंगे, फेफड़ों की बीमारी से जूझेंगे, किससे दिक्कत होगी, पानी उनके यहाँ गंदा आएगा, अच्छा नहीं आएगा, ये सब चीज़ें उन्हें कहीं ना कहीं इन सब का सामना करना पड़ता है। रिस्पिरेटरी इशूज़ में देखेंगे सबसे पहले क्या, अस्थमा हो जाता है। वही सब क्या होता है कि लाइक ओजोन एंड पार्टिकुलर मैटर कैन ट्रिगर एक्सेलरेट अस्थमा अटैक, इस सब अस्थमा अटैक्स में इसका अस्थमा हो जाता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डायसिस, ये सब बीमारी लंग कैंसर हो जाते हैं। और कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ये सब बीमारी कैंसर का रीजन हो सकता है। ये सब जो पब्लिक हेल्थ पे, जैसे क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ ये सब जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ह्यूमन के लाइफ में आ जाती हैं। अब देखेंगे डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज, जैसे बर्थ डिफेक्ट्स एंड लो बर्थ वेट। हमने बात करा बर्थ के बारे में, बात करा कि लोगों का बर्थ कितना कम हो गया पहले से, बर्थ बढ़ने की वजह से उनका जो एज है, एवरेज है, जो काफ़ी कम हो गया है। डेवलपमेंट डिले इन चिल्ड्रेन, बच्चों में डेवलपमेंट का जो डिलेज हो रहा है, इन सब स्किन कंडीशन, और स्किन की कंडीशन भी काफ़ी कम हो गई, काफ़ी सेंसिटिव हो गई, जो से थोड़ा सा भी वो कोई भी चीज़ सहन नहीं कर सकती है। ये सब पब्लिक हेल्थ पे इसका इफेक्ट पड़ता है, किसका, पॉल्यूशन का पड़ता है इसका। अब देखेंगे कि इसका इफेक्ट इन्वायरमेंट पे कैसे पड़ता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन हैज न्यूमरस detrimental effect on the environment, but three major impact stand out due to their widespread and serve consequences। जैसे पहला क्लाइमेट चेंज हो गया। क्लाइमेट चेंज क्या हो गया बेसिकली कि जैसे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो जो कहीं ना कहीं जो उस पेड़ पौधों से जो हमें ऑक्सीजन मिलती थी या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकते थे, वो तो ख़त्म हो गई, उनसे हम कुछ नहीं पा सकते हैं। ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा, और ऊपर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी वो एब्जॉर्ब नहीं करे, जिसकी वजह से उसकी जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड की वो एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि क्लाइमेट चेंज इज द प्राइमरली ड्राइवन बाय द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज in the atmosphere due to the human activities such as burning fossil fuels, deforestation and industrial process। की ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड द नाइट्रस ऑक्साइड। ये सब जो ग्रीन गैसेस है कहीं डिफॉरेस्टेशन की वजह से और इंडस्ट्री की वजह से, और जो फॉसिल फ्यूल्स जो हम लोग जलाते हैं, फ्यूल्स वगैरह यूज करते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है, ये सब जो कॉजेज होते हैं, ये ग्रीन हाउस जो गैसेस निकलती है, जिनकी वजह से ये सब क्लाइमेट चेंज को करते हैं। अब मेजर इफेक्ट इसका क्या पड़ता है, इसका ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे अगर देखेंगे 2024 का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो 2024 में जो इस बार जो टेम्परेचर था वो कहीं दिल्ली में 52 टू 53 डिग्री चला गया था। इतना टेम्परेचर चला गया था। क्यों? क्योंकि जो ये सब ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो हीट है, जैसे कि ओजोन लेयर ऊपर बनी है हमारे, और ओजोन लेयर में जो होल हो जाते हैं, तो जो सूर्य की रे से जो आती है, वो रे आती है अंदर एटमॉस्फेयर तो इंटर कर जाती है। लेकिन आप अगर एक फिनोमेना पढ़े होंगे लाइट में, तो उसमें क्या होता है कि जब डेंसर से रेयर में कोई चीज़ जाती है तो इसका एक निश्चित एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल। अगर उस एंगल से वो ज़्यादा हो जाता है तो चीज़ें वापस रिटर्न आ जाती हैं। तो वही चीज़ होता है वहाँ पे कि जब ये रे आती है अर्थ पे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर की गर्मी है वो ओजोन को पार नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज जब एक्सेस हो जाती हैं तो ये क्या करती हैं कि ऊपर कंपेरिजन में जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है काफ़ी डेंसर हो जाता है, तो इसकी वजह से उसको क्रॉस नहीं कर पाती है, और उसकी वजह से जो हमारी हीट है वो किसमें, एटमॉस्फेयर में रह जाती है, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट, क्लाइमेट चेंज लीड्स टू द मोर फ्रिक्वेंट एंड सर्व weather events such as hurricanes, droughts, heat waves and the heavy rainfall which can have devastating impact on communities and the ecosystem। हैवी का हीट वेव देखेंगे इस बार कितना तगड़ा हीट वेव रहा है। 2024 में रिकॉर्ड का हीट वेव रहा है, जिसमें काफ़ी लोग कई
डेथ हो गई, इसमें हैवी रेनफॉल कहीं कहीं वो भी नहीं हो, एकदम रेनफॉल नहीं होगी, सूखा पड़ जाता है। ये सब चीज़ें वेदर इधर से उधर चेंज हो जाते हैं। ये सब चीज़ें क्या है कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की वजह से हैपन हो रही है, कहीं इन सब से दिक्कतें हो रही हैं। ओशियन एसिडिफिकेशन, ओशियन एसिडिफिकेशन मतलब कि जो हमारा ये ओशियन है, ओशियन में जो भी दिक्कतें हो रही हैं, जैसे क्या है कि हम जैसे जो भी गंदगी है, इंडस्ट्री की गंदा पानी ये ओशियन में बहा दे रहे हैं, और कितने सारे कचरे होते हैं वो हम नदियों के सहारे, नालों के सहारे ओशियन में बहा दे रहे हैं, बड़े बड़े शहरों के। तो क्या होता है कि ओशियन में, जैसे ओशियन के सरफेस पे भी कुछ कुछ ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो जब उनमें पॉलीथीन पड़ जाती है तो जो प्लांट्स होते हैं वो मुरझा जाते हैं, क्योंकि वो तो जब उनमें प्लास्टिक पड़ जाएगी तो कुछ ले नहीं पाएंगे वाटर से, कुछ न्यूट्रिशंस नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से मुरझा जाते हैं। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करते थे वो प्रोडक्शन भी ऑक्सीजन का कम हो जाता है। और क्या होता है कि जो इन सब की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से जो ओशियन है एसिड होता जाता है। फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखेंगे, जैसे पॉल्यूशन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द वैरायटी ऑफ द लाइफ इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट और इकोसिस्टम। दिस इंक्लूड द एक्सटेंशन ऑफ द स्पेसीज एंड द रिडक्शन इन द पॉपुलेशन साइज ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स। ये सब बायोडाइवर्सिटी जिस आप देखेंगे कि काफ़ी सब जैसे ह्यूमन में भी, एनिमल्स में भी ये काफ़ी चेंजेस क्लाइमेट के साथ देखने को मिलता है। क्यों? पॉल्यूशन की वजह से। मेजर डिफेक्ट क्या होता है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जैसे पॉल्यूशन पार्टिकुलरली फ्रॉम केमिकल कंटामिनेंट्स एंड प्लास्टिक वेस्ट डिग्रेड नेचुरल हैबिटेट्स मेकिंग देम अनसुटेबल फॉर मेनी स्पेसीज। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सूटेबल नहीं होते एनिमल्स की। जैसे आप देखेंगे पहले के कंपेरिजन में जो हमारे बर्ड्स हैं एटमॉस्फेयर उतने नहीं देखते हैं। पहले क्या था कि काफ़ी बर्ड्स देखते थे हमारे एटमॉस्फेयर में, से चील थे, बाज थे, ये सब अब पहले के कंपेरिजन में बहुत कम दिखे। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज होता है उसके साथ ही ये सब विलुप्त होते गए, ख़त्म होते गए। क्लाइमेट चेंज हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो कहीं ना कहीं हमने जो बायोटिक चीज़ें हैं, लिविंग जो चीज़ें, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये क्या है कि एटमॉस्फेयर से गायब होते जा रहे हैं। डिसरप्शन ऑफ फूड चेन, जो फूड चेन है जिसकी वजह से जो फूड चेन है, अब अगर बात चील जो है, जो सब गंदा मांस खाते थे, जो सड़ा हुआ गला हुआ मांस खाते थे, वो सड़ा हुआ गला मांस वो ऐसे ही अब रहेगा अर्थ पे, अर्थ के सरफेस पे, जो कि क्या कहता है एयर पॉल्यूशन का काम करेगा। उसके आसपास जाने वाले अगर कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस पड़ जाएगी, आंधी आ जाएगा तो उसी में वो कहाँ कहाँ चले जाते हैं। सांस लेने में लोगों को अगर सांस किसी के सांस के जरिए अंदर चला जाता है उसको कैसी कैसी बीमारी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा फूड का जो सिस्टम है, फूड वेब और फूड चेन है, इन सब में कहीं ना कहीं ये संतुलन बिगड़ रहा है इन सब की वजह से। और वाटर पॉल्यूशन देखेंगे। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करी कि जो गंदा पानी है वो हम नदियों नालों के थ्रू कहाँ कहाँ कैसे बहा देते हैं। जो इंडस्ट्री से गंदा पानी निकलता है उसको बहा देते हैं हम। जो हमारे किचन में गंदा पानी होता है उसको निकाल देते हैं, और जो हम नहाते धुलते हैं, डेली के काम यूज करते हैं, गंदा पानी निकालते हैं। तो हमें एक ऐसा वे में रहना चाहिए कि हम जो हमारा गंदा पानी उसको हम कहीं स्टोर करें, उसके बाद रिफाइन करके उसको यूज में लाएं। लेकिन हम इसको बहा देते हैं, तो जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन का काज बनता है। वाटर पॉल्यूशन रेफर टू द कंटेमिनेशन और डिग्रेडेशन ऑफ वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक्स, ओशियन एंड ग्राउंड वाटर एंड इवन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इन सब में क्या होता है कि डिग्रेड हो जाता है, इन सब का मिनरल्स जो होते हैं खत्म हो जाते हैं गंदे वजह से। जैसे आप देखेंगे कि कितने बड़े बड़े नाले हैं बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, सब बड़े बड़े शहरें हैं। वहाँ पे देखेंगे बड़े बड़े नाले होते हैं जो समुद्र में गिरते हैं या फिर नदी में गिरते हैं। अगर आप दिल्ली का एग्जाम्पल लेंगे तो देखेंगे कि यमुना नदी में कितने बड़े बड़े नाले गिरते हैं। जो दिल्ली का पूरा कचरा एकदम गंदा से गंदा पानी होता है वो सब किसमें? यमुना रिवर में आ जाता है, जिसकी वजह से जो यमुना रिवर है काफ़ी गंदी हो गई है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि कितने सारे कचरे जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये कितने बड़े बड़े नाले, कितना गंदा पानी से रिवर में गिर रहा है। इस तरह से समुद्र के किनारे इस तरह से कुछ कचरे इकट्ठा हो गए हैं। ये सब कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुँचा रहा है, जो ह्यूमन को भी अफेक्ट करता है। It occurs when harmful substances or pollutants are introduced into these water sources, making them unsuitable for their intended use and posing risk of the environment, aquatic life and human health। वही बात है कि aquatic life जो ह्यूमन का, जैसे कि पानी का संकट कितना ज़्यादा है, तो ऐसे अगर हमारा फ्रेश वाटर हमारे आसपास रहता तो हम उसको यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, अब नहीं रह गई। इतनी गंदगी बढ़ गई है इस एटमॉस्फेयर में कि हम कोई भी चीज़ बिना रिफाइन करके नहीं ले सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन के जो कॉजेज होते हैं इसको देख लेते हैं। जैसे ऑयल स्पिल,
सेप्टिक टैंक, एनिमल डंग, ये सब क्या है इसके कॉजेज है, इसको आप देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे इंडस्ट्रियल का गंदा पानी आता है वो नालों से नदी में समुद्र में चला जाता है, वो सब। एग्रीकल्चर रन ऑफ है, जैसे कि पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज यूज्ड इन फार्मिंग वाश इनटू वाटर बॉडीज इंट्रोड्यूसिंग हार्मफुल केमिकल्स, जो हार्मफुल केमिकल्स वगैरह वाटर में मिलाए जाते हैं वो सब कहीं ना कहीं वाटर को पॉल्यूटेंस करने का काम करते हैं। हाउस होल्ड जो हम घर में यूज में डेली में लाते हैं वो सब वाटर्स जो हैं, जो हम घर में डेली लाते हैं वो सब वाटर जो है कहीं जा रहे हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। सीवेज एंड वेस्ट वाटर, ऑयल स्पेस, ये सब क्या है कि इसके वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट, जैसे डिसीज हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इन सब का इफेक्ट क्या होता है ये देखेंगे कि जो पॉल्यूशन है इसकी वजह से जो इफेक्ट है वो इफेक्ट, ये थोड़ा सा 1 मिनट आप जो इफेक्ट है पॉल्यूशन वाटर, वो तो हमने बात कर रहे हैं कि किसकी वजह से होता है, क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन हम अगर इसका इफेक्ट के बारे में बात करें कि वाटर का जो पॉल्यूशन है तो उस इफेक्ट क्या हो सकते हैं कि उससे बीमारी बढ़ सकती है। यहाँ पे दिखा हुआ है डिसीज इन द ह्यूमन ड्रिंकिंग और कंजम्पशन पॉल्यूटेड वाटर इन एनी वे हैज मेनी डिस्ट्रक्शन। वो तो सही बात है कि अगर गंदा पानी हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे लिए कितना मुश्किल होगा उसको एब्जॉर्ब करना, और उससे कितनी सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। इट कॉजेज टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस एंड वेरियस अदर डिसीज, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम भी गड़बड़ होता है। इट्रोफिकेशन इफेक्ट द फूड चेन भी बिगड़ जाता है। ये सब फूड चेन, फूड वेस्ट जो भी बनता है हमारे लिए, साइकिलिंग बना है, ये सब चीज़ें बिगड़ जाती है। संतुलन कहने का ओवरऑल मतलब है कि पॉल्यूशन की वजह से जो हमारा संतुलन है वो बिगड़ जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे कि प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जो वाटर है, जो खराब वाटर है उसको प्रॉपर वेस्ट करने का जो डिस्पोजल है उसका यूज करें। यूज ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, उस ऐसे प्रोडक्ट यूज करें जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक वगैरह इन सब चीज़ों को यूज करने से बचें। वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को ट्रीटमेंट करें, जैसे वाटर को रिफाइन करें तभी उसको कहीं पे और भेजें। एजुकेशन अवेयरनेस, और लोगों के प्रति इसकी जागरूकता होनी चाहिए, उसके प्रति अवेयर हों ताकि उनको पता हो कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे वाटर को हार्म कर सकती है, हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए, और यूज भी करें तो कितने अमाउंट में यूज करें ताकि उसको फिर से रिसाइकल किया जा सके। और इसके लिए कुछ नियम कानून भी बनाए जाने चाहिए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या देखेंगे कि ये तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इसको ट्रीटमेंट करने में क्या होता है, वेस्ट वाटर को सब प्रोसेस देखेंगे इसका। सबसे पहले स्क्रीनिंग करेंगे, इसमें क्या करें, पर्पज रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ इट वर्क्स, वेस्ट वाटर पासेस थ्रू स्क्रीन दैट ट्रैप सॉलिड मटेरियल्स लाइक स्टिक्स, रैक्स एंड प्लास्टिक। मतलब कि स्क्रीनिंग में क्या करें कि जो मैक्रो एलिमेंट हैं वाटर में प्रेजेंट है उन सबको क्या करें, अलग कर दें, वाटर से सेपरेट कर दें। ये सब स्क्रीनिंग में आ जाएंगे, पहला प्रोसेस जो है। और फिर सेडिमेंटेशन में क्या करेंगे कि सेटल आउट सस्पेंडेड सॉलिड्स, जो सॉलिड्स हैं उसको क्या करें, सेटल आउट करें सस्पेंडेड। वाटर इज हेल्ड इन सेडिमेंटेशन टैंक्स वेयर हैवी पार्टिकल्स सेटल्स टू द बॉटम फार्मिंग स्लज। फिर फिल्टरेशन करेंगे, उसका फिल्ट्रेशन में क्या करें, रिमूव स्मॉलर पार्टिकल्स, वो तो हमने फिजिकल बड़े वाले पार्टिकल, मैक्रो पार्टिकल, लार्जर पार्टिकल को रिमूव किया। जैसे क्या हो गया, कोई बड़े बड़े पार्टिकल जैसे प्लास्टिक्स हो गया और स्टिक्स वगैरह, जो भी चीज़ हो बड़ी लार्जर थिंग्स, उन सबको लार्जर पार्टिकल्स को रिमूव करिए। तो इसमें क्या, फिल्ट्रेशन में रिमूव स्मॉलर पार्टिकल्स को। फिर क्या करते हैं, फ्लोटेशन, पर्पज रिमूव ऑल ऑयल एंड ग्रीसेस, जिसमें उसमें वाटर में जो भी ऑयल और ग्रीस होते हैं उसको क्या करते हैं, फाइनली रिमूव करते हैं। उसमें किस में आता है, वो फ्लोटेशन में आता है। इसका वो तो फिजिकल प्रोसेस हो गया जो फिजिकली यूज होता है। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि कोगुलेशन एंड फ्लोकिएशन एंड डिसइंफेक्शन, ये सब क्या है कि ये सब ऐसे प्रोसेस हैं, जैसे एडिंग कोगुलेशन टू डीस्टेबलाइज एंड एग्रीगेट suspended particle followed by the gentle mixing to the encourage the formation of the larger particle that can be more easy removed। केमिकल प्रोसेस से इजीली रिमूव किया जा सकता है। कैसे, कोगुलेंट्स एंड कोगुलेंट्स को ऐड करेंगे जो क्या डिस्टेबलाइज कर देता है। और डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि एडिंग ए केमिकल्स लाइक क्लोरीन और यूजिंग यूवी लाइट और ओजोन टू डिस्ट्रॉय इंटरेक्टिव पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो क्लोरीन को या केमिकल्स मिला करके यूवी लाइट के जरिए ओजोन से भी हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद तो हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, एक्टिवेट स्लज प्रोसेस, पर्पज ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करता है, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आते हैं। लेगून्स एंड पॉन्ड्स, ये सब
जो हमारे होते हैं सब प्रोसेस हैं, किस में आते हैं, वह बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आते हैं। इसकी वजह से हम वाटर की क्या कर सकते हैं, अपने क्लीन कर सकते हैं। अब देखेंगे हम अपना एयर पॉल्यूशन देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या होते हैं। एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर दैट कैन हैव एडवर्स अफेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। एयर पॉल्यूशन बेसिकली वही चीज़ है कि जैसे धूल के कण हो गया, मिट्टी के कण हो गए, स्मोक, धुआं, ये सब जो चीज़ें निकल रही हैं एटमॉस्फेयर में मिल रही हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अस्थमा, ये सब दिक्कतें हो रही हैं, दमा बीमारियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी डिफेक्ट कर रही हैं, ह्यूमन लाइफ को भी कर रही हैं। और एयर पॉल्यूशन की वजह से जो ये ज़्यादा एयर पॉल्यूशन की वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो भी एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब एब्जॉर्ब करते हैं, और जब ज़्यादा रहेगा तो एक्सेस अमाउंट में करेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है उनको, और पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, खराब हो जाते हैं। सोर्स क्या क्या एयर पॉल्यूशन के नेचुरल सोर्स में क्या है, वोल्केनिक इरप्शन, डस्ट, ये तो बात करें हमने, वाइल्ड फायर्स हो गया, एंड पॉलन रिलीज नेचुरल पॉल्यूटेंट्स इनटू द एयर, जंगलों में आग लग जाती है और जो डस्ट वगैरह हो जाती है, तूफान में उड़ते हैं, ये सब एयर पॉल्यूशन में आते हैं, नेचुरल हो गए। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक सोर्स में क्या होता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, व्हीकल एमिशन, जो हम व्हीकल चलाते हैं उसकी वजह से जो धुआं निकलता है, जो फौजेस हम लोग जलाते हैं, फ्यूज जलाते हैं, उसमें से जो निकलता है, जो मतलब बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनकी वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो किस में आता है, एयर पॉल्यूशन में आता है। और एयर पॉल्यूशन की वजह से ही क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। ये इसके टाइप्स देख लेंगे कि एयर पॉल्यूशन के क्या क्या टाइप्स है, जैसे पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओजोन, लेड, ये सब किसकी, ये सब रीजन है किसके, एयर पॉल्यूशन के। ये सब इनका देखेंगे कि हम इनके जैसे इनका इफेक्ट देखेंगे, एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट हमारी ह्यूमन लाइफ पे कैसे कैसे पड़ता है, ह्यूमन हेल्थ पे। रिस्पिरेटरी डिसीज, अस्थमा, ब्रोंकिस एंड लंग कैंसर, ये सब तो हमने बात करा कि ये सब काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, अदर हेल्थ इशू जैसे प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, समय से पहले वीकेंड इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाती है। अब बच्चों में डेवलपमेंट जैसे आप देखेंगे, अगर आप बात करें तो वहाँ की बात करेंगे कि जहाँ पे बम गिरा गया था एटम बम पहली बार नागासाकी हिरोशिमा में, वहाँ पे आप देखेंगे कि आज भी वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जेनेटिक्स उनमें दिक्कतें हो गई, जिसकी वजह से आज भी वो कहीं ना कहीं डिसेबल होते हैं, अपंग होते हैं, उनको कहीं हाथ से दिक्कत से, कहीं पैर से, या फिर कहीं कोई ना कोई दिक्कत उनमें होती है, पूरी तरह से वो क्या होते हैं, हेल्थी नहीं होते हैं। तो वही मतलब उनके यहाँ का जो एटमॉस्फेयर वो काफ़ी बिगड़ गया है। तो वही बात है कि ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ही इफेक्ट करता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, एसिड रेन होता है, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसें चली जाती है, एक लेयर बना जाती है, जब पानी उन पर गिरता है तो वाटर में मिलकर ज़मीन पर वापस गिरती हैं, जिसकी वजह से सॉइल तो होगा ही, मिट्टी में गिरेगा तो नुकसान पहुँचेगा, अगर इंसान के बॉडी पे गिरेगा तो उसकी स्किन को नुकसान करेगा, उसको नुकसान करेगा। तो ये सब इन्वायरमेंट को भी करती है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है और ओजोन का डिप्लेशन भी होता है। क्लाइमेट चेंज होगा, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, CO2, मीथेन। ओजोन डिप्लेशन में क्या होगा कि CFC गैसेस, जैसे कि हम फ्रिज यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं, सॉरी कूलर नहीं, AC, ये सब जो इनमें से जो CFC गैसेस निकलती हैं, ये गैसेस क्या करती हैं कि जाकर ओजोन से रिएक्ट करके उसको क्या करती है, डिग्रेड कर देती हैं, और उसमें होस्ट बन जाती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है, हेल्थ केयर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्रॉप फसलें खराब हो जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। जैसे अगर एयर में पॉल्यूशन है, बारिश से एसिड रेन हुआ, और जैसे बिल्डिंग्स पे किसी के घर पे गिरेगा तो बिल्डिंग से नुकसान होगी, बड़े बड़े जहाँ जिसकी भी घर पे गिरेगा, एसिड रेन होता है तो उनको क्षति पहुँचने के नुकसान हो जाते हैं। और इसको सही करने का क्या काम है कि एयर पॉल्यूशन को हम कैसे कैसे सही कर सकते हैं। तो रेगुलेशन एंड पॉलिसी तो सब में होगा कि इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए जाने चाहिए, शर्तें लगानी जानी चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी, हमें क्या करना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी करना चाहिए कि हमारी जो एनर्जी है उसको क्या करते हैं, रिन्यूएबल कर सकते हैं। ऐसे सोर्स पे हमें काम करना चाहिए, जैसे प्रमोट द यूज ऑफ सोलर, वाइंड एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स टू रिड्यूस रिलायंस फॉसिल फ्यूल्स। जो हम फ्यूल्स यूज करते हैं, उन फ्यूल्स को यूज करने की बजाय अगर हम विंड का सहारा ले, सोलर एनर्जी का सहारा लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की वजह से हम अपने पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कार, जैसे अभी तो फ्यूल से काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लेकिन हम अगर वहीं पे अगर इलेक्ट्रिकल कर देंगे, जिसकी वजह से पॉल्यूशन काफ़ी कम हो जाएगा। एनर्जी एफिशिएंसी, प्लांटिंग ट्री, जो पेड़ पौधे उनको ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक अमाउंट में लगाने चाहिए, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेज जो उनको क्या करें, एब्जॉर्ब कर पाएँ। अब देखेंगे हम अपना सॉइल पॉल्यूशन, देखेंगे सॉइल पॉल्यूशन क्या होते हैं।
अब हम अपना देखेंगे सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉइल पॉल्यूशंस जैसे पॉलीथीन वगैरह हो गए, ये सब मिट्टी में मिल जाती है जिसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशंस होता है। एसिड रेन हुई, जो एसिडिक रेन है, एसिडिक वाटर सब जब ज़मीन पे गिरते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, तो जो मिट्टी के मिनरल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी उपजाऊ ज़मीन होती है वो कहीं न कहीं ख़राब हो जाती है, उसकी जो पैदावार होती है वो कम हो जाती है। Soil pollution refer to the contamination of the soil by harmful substance, chemicals or pollutants that abnormally affect its quality and fertility। वही बात है कि इसकी क्वालिटी को क्या करता है? डिग्रेड कर देता है, सॉइल की क्वालिटी को, और उसकी फर्टिलिटी जो उत्पादकता है उसमें भी कमी कर देता है कि पहले की जैसे वो उत्पादन नहीं कर पाता है। It occurs due to the various human activity, industrial process, improper waste disposal and agriculture practices। सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन कैन बी एराइजेज फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। कौन से? इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और एक्सीडेंटल। इन तीन वजह से क्या होते हैं? सॉइल पॉल्यूशंस हो सकते हैं। इनका इम्पैक्ट देखेंगे, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, एयर पॉल्यूशंस होता है, फूड सेफ्टी, एग्रीकल्चर कंडक्टिविटी और वाटर पॉल्यूशन और कम्युनिटी हेल्थ। अब देखेंगे हम अपना नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशंस क्या होते हैं? Noise pollutions refer to the unwanted or harmful sounds that disrupt the natural balance of the environment and negatively impact human health। जैसे वही नॉइज पॉल्यूशन हो गया कि जैसे लाउड स्पीकर बड़े बड़े लगे रहते हैं, डीजे वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है, जिसकी अगर मान लीजिए कि किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसके कान सही नहीं है उसके कान के पर्दे फट जाने के चांस रहते हैं, आदमी बहरा हो सकता है, ह्यूमन हेल्थ पे डिफेक्ट करता है। ये सब किसकी क्या होते हैं? नॉइज पॉल्यूशन होते हैं। नॉइज पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी एनिमल्स पे प्रभाव पड़ता है और बहुत सारे पेड़ पौधे भी सेंसिटिव होते हैं जिसको इसको ये फील कर सकते हैं। इट इज़ कास्ड बाय द वेरियस सोर्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन एंड द सोशल इवेंट्स। सोशल इवेंट्स में जो डीजे वगैरह, स्पीकर वगैरह यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जो भी कार, बड़े बड़े ट्रक वगैरह जाते हैं जिसमें बहुत आवाज़ होता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो होती है, इंडस्ट्री में जो काम होते हैं उनमें बहुत सारी आवाज़ आती है, कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं तब भी बहुत सारी आवाज़ आती है। कहीं ना कहीं अगर ये सब क्या आते हैं हमारे एक नॉइज पॉल्यूशन में रोल होता है इनका। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, अर्बनाइजेशन हो गया, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और लाउड म्यूजिक हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। इसका इफेक्ट क्या होता है? इसके इफेक्ट को देखेंगे कि नॉइज पॉल्यूशन के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। हेल्थ इम्पैक्ट पड़ता है तो सही बात है कि हमने बात करा हेल्थ इम्पैक्ट इसका होता है। सबसे मेजर थिंग्स ये है कि हेल्थ करता है ये नॉइज पॉल्यूशन में। किसके लिए? ह्यूमन के लिए भी एज वेल एज प्लांट के लिए, मतलब लिविंग थिंग्स के लिए नॉइज पॉल्यूशन बहुत नुकसान है। नॉन लिविंग के लिए तो नॉइज पॉल्यूशन का कोई रोल नहीं है, जो नॉन लिविंग थिंग्स उनको कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि अगर हम ज़्यादा किसी साउंड ज़्यादा होगा तो कोई चीज़ फटने के टूटने के चांसेस हो जाते हैं। कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस, जैसे हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो जहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है वहाँ पे हम अपनी बात आसानी से सीधे तरीके से अच्छे से नहीं कह सकते हैं, तो हमें एक तेज़ स्पीड से बोलना होगा, स्पीड में भी बोलना होगा, तेज़ लाउड में बोलना होगा ताकि ये सामने वाला हमारी बात को सुन सके। साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है। नॉइज पॉल्यूशन कैन काजेज इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, वह सब चिंता कारण बनता है, इरिटेट हो जाता है इंसान। इम्पैक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर के लिए भी होता है। एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द अर्बन एरिया कैन अफेक्टेड बाय द नॉइज पॉल्यूशन। जो अर्बन एरिया में जो जानवर होते हैं, बर्ड्स होते हैं, भी किससे? नॉइज पॉल्यूशन से अफेक्टेड होते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा यूनिट है, यूनिट 3 का जो हम सबसे लास्ट टॉपिक देखेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसको देखेंगे कि क्या होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व द सिस्टमेटिक कंट्रोल ऑफ द जनरेशन। जो जनरेशन है उसका सिस्टमेटिक कंट्रोल किसका? सॉलिड वेस्ट। जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको रिफाइन करने का जो तरीका होता है वही हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है, उसी के बारे में हम देखेंगे। स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स। इफेक्टिव मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। ये सब चीज़ें जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में है कि इफेक्ट करता है। मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ के लिए, फिर प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट को सही रखने के लिए, एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी, और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है कि उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटी इतनी ही है। वेस्ट जनरेशन हो गया, वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सिग्रेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन टू डिस्पोजल, फर्टिलिटी, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, वाटर रिडक्शन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे अगर हम डायग्राम से देखेंगे कि जो
जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, अगर घर हमें एक डिस्पोजल वहाँ पे निकालेंगे, घर है, घर से क्या होता है कि ये प्रोसेसिंग एक इस ये जो बनी है जेसीबी टाइप कोई मशीन है, ये क्या करता है कलेक्शन, कपड़े हैं, फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इसको वाहन करता है। ये प्रोसेस फ्लो ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्या है प्रोसेस है, कलेक्शन, डिस्पोजल, ट्रांसपोर्टेशन, रिकवरी और प्रोसेसिंग, ये सब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। अब फिर इसका एडवांटेज देखेंगे, इसका एडवांटेज क्या होता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन होता है इसकी वजह से, हेल्थ एंड सैनिटेशन, इंसान का हेल्थ बढ़ जाता है, रिसोर्स कंजर्वेशन हो जाता है, एनर्जी जनरेशन हो जाता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ये सब इसके क्या होते हैं एडवांटेज होते हैं कि हेल्थ नहीं बढ़ता है, इकोनॉमिक हो जाता है, और इसको रिन्यूएबल कर सकते हैं, एनर्जी जनरेशन हो जाता है, और जो हमारा कंजर्वेशन होता है भी काफ़ी हद तक सही रहता है। और डिसएडवांटेज क्या है कि इसका कास्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, इसकी जो कास्ट होती है ज़्यादा हो जाती है, इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। लैंड यूज एंड स्पेस कंट्रेस्ट, एक क्या करता है कुछ जगह स्पेस क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, लैंड यूज करता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ लैंडफिल्स, पब्लिक अपोजिशन ड्यू टू द स्मेल फ्रॉम प्लांट, ये जो पब्लिक अपोजिशन ड्यू टू द स्मेल फ्रॉम प्लांट, जो प्लांट से स्मेल आती है वो पब्लिक अपोजिशन ड्यू टू द स्मेल फ्रॉम प्लांट, ये सब क्या है इसके डिसएडवांटेज है किसके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। तो सो स्टूडेंट जो हमारा ये यूनिट 3 ईवीएस का ये जो इसका लास्ट टॉपिक था, इसी के साथ ये हमारा जो यूनिट 3 है ईवीएस का ख़त्म होता है।